नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पाचन तंत्र का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके बारे में। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। सारे एक बार लाइव आ जाए, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे लाइव आ जाए, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है वो है आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। पाचक ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और आपके जो पाचन की सारी क्रियाविधि है उस क्रियाविधि को पढ़ेंगे। इसके साथ में जो आपके पाचन में जो जो एंजाइम काम में आते हैं उन एंजाइमों की आज बात करेंगे। और ये आपका जो पाचन वाला जो टॉपिक है ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार सारे लाइव आ जाए। लाइव आते ही आप क्या करो कि इसको शेयर कर दो वीडियो को। एक बार जो भी लाइव आ रहे हैं वो एक बार शेयर कर देना इस वीडियो को। फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। जितने में आपकी जो डेली की क्लास होती है उसका टाइमिंग बता देता हूँ कि क्लास का टाइमिंग क्या है हमारे यहाँ पे। कि जो क्लास का टाइमिंग है वो रहता है आपके बायोलॉजी जो क्लास होती है वो होती है सुबह आपके 11 बजे। और जो अभी 10th साइंस की क्लास हो रही है इसका हमारी टाइमिंग आपके 7:30 बजे, ये सबको पता ही है। और जो रेड साइंस की क्लास होती है ये होती है आपके 4 बजे। कब होती है? 4 बजे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पाचन तंत्र का नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज आपके पाचक ग्रंथियों के बारे में। जो 3 प्रकार की पाचक ग्रंथि आती है आपके लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों के बारे में आज हम अच्छे से पूरा अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में जो पाचन की प्रक्रिया है वो भी पढ़ेंगे। और जो पाचन में आपके महत्वपूर्ण जो एंजाइम काम में आते हैं उन एंजाइमों की भी बात करेंगे यहाँ पे। तो एक बार जो भी लाइव आ रहे हैं एक बार शेयर कर देना इसको, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखो, हमने जो पीछे के जो वीडियो में पढ़ा था उतना मैं बता देता हूँ एक बार क्या क्या पढ़ा था। हमने जो आहार नाल के भाग थे उन आहार नालों के जो भाग थे उन आहार नाल के सारे भाग थे उनमें मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और आपके मलद्वार, इन सारे भागों के बारे में हमने कल बात कर ली थी। ये सारे अंग मिलकर के आपके किसका निर्माण करते हैं? आहार नाल का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है, जो आहार नाल के बाद में एक दूसरा भाग था पाचन का, कौन सा था वो था पाचक ग्रंथियों का। उन पाचक ग्रंथियों के बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पाचक ग्रंथि आपकी उपस्थित होती है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम में देख लो कि मैं पाचक ग्रंथियां बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर उपस्थित होती है आपके पाचक ग्रंथियां। उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पे डायग्राम में स्थिति की। और फिर हमारे एक एक जो भी आपकी ग्रंथि उसके बारे में डिस्कस करते जा रहे हैं। वेलकम सही राम। अब देखना, जो पाचक ग्रंथि होती है वो आपकी सबसे पहले एक होती है लार ग्रंथि। वो कहाँ पर उपस्थित होती है? आपके मुख में। यहाँ पे मुख में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? आपकी लार ग्रंथि। ये ध्यान में रखना कि लार ग्रंथि कहाँ पे उपस्थित होती है? आपके मुख में उपस्थित होती है। एक बार इतना ध्यान में रखना, फिर मैं आपको लार ग्रंथि का भी यहाँ पे डायग्राम बताऊंगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। अगली ग्रंथि होती है आपके यकृत ग्रंथि। तो ये यकृत ग्रंथि ध्यान रखना, ये इधर वाला पार्ट तो हो जाएगा आपका राइट वाला पार्ट और इधर वाला कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वाला। तो राइट मतलब क्या होता है? दाएं भाग में। तो ये आपके डायफ्राम के नीचे, ये देखो ये आपके डायफ्राम है। यहाँ पे डायफ्राम के नीचे ये आपके दाएं भाग में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? आपके यकृत ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? यकृत। ये कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? यहाँ पे यकृत ग्रंथि पाई जाती है। एक आपके ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। एक बार इनकी स्थिति ध्यान में रखना। ठीक है, यकृत ग्रंथि बता दी। फिर देखो यहाँ पे जो आपके अमाशय की जो संरचना है, ये संरचना किसके? आपके अमाशय की संरचना है। इस अमाशय की संरचना और ये अगला कौन सा? आपके ग्रहणी वाला पार्ट, इतना ये छोटी आंत की पार्ट शुरू हो गया। तो इसके बीच में जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना आपके कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि की। किसकी संरचना है? अग्नाशय ग्रंथि की। तो हमने यहाँ पे जो भी आपकी 3 ग्रंथियाँ थी उनकी स्थिति की बात कर ली। अब हम पढ़ते हैं आपके एक एक ग्रंथि के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। जो पाचन ग्रंथियां होती है वो आपके कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और आपके अग्नाशय ग्रंथि होती है। तो सबसे पहले आपके लार ग्रंथि के बारे में स्टार्ट करते हैं कि तो लार ग्रंथि होती है वो आपके 3 भागों में उपस्थित होती है। हाँ स्टूडेंट जुड़ गए है ना सही राम? एक बार आप देख लो इस वीडियो को। देखो इसमें क्या होता है कि जो लार ग्रंथि होती है वो आपके 3 भागों में स्थित होती है। कौन कौन से? एक तो अधोजीवा, नाम देखो पहले, बाद में इनकी स्थिति बताऊंगा। अधोजीवा। अगली होती है आपके अधोजम और एक होती है आपके कर्णपूर्व।
इनके नामों से क्या है आपके ये 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। अब देखना आप इस डायग्राम में जो आपके ये कानों से पहले, ये कान से पहले जो यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है इसे क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि ये कौन सी हो जाएगी आपके कर्ण पूर्व ग्रंथि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कर्ण पूर्व ग्रंथि। अगला है आपके जो ये ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पे सबलिंगुअल ग्रंथि, कौन सी, ये हो जाएगी आपके अधोजीवा ग्रंथि। मतलब ये कहाँ पे पाई जाती है, आपके जीभ के नीचे। जब आप जीभ ऊपर करते हो तो आपकी जो नीचे की जो आपकी परत होती है, ठीक है, वो आपके किसकी होती है, आपके अधोजीवा ग्रंथि की। सॉरी, एक मिनट रुकना आप। वो किसकी होती है, आपके अधोजीवा ग्रंथि की होती है। ठीक है, अधोजीवा के बाद में एक अगली ग्रंथि आती है आपके, ये यहाँ पे जो ग्रंथि पाई जाती है ये कौन सी हो जाएगी आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मतलब इसे क्या बोलते हैं हिंदी में आपके अधोजंब ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अधोजंब ग्रंथि। ये हो जाएगी आपके यहाँ पे 3 प्रकार की ग्रंथियां। एक तो जो कानों से पहले पाई जाती है उसे कर्ण पूर्व ग्रंथि कहते हैं। जीभ के नीचे पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, आपके अधोजीवा ग्रंथि कहते हैं। और एक जो आपके यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है पीछे की ओर तालू में, ये नीचे की ओर यहाँ पे, इसे कहते हैं अधोजंब ग्रंथि। तो ये आपकी लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ये तीनों कहाँ पे उपस्थित होती है, आपके मुख में उपस्थित होती है। इन ग्रंथियों के द्वारा ध्यान रखना, भोजन में लार मिलाई जाती है और भोजन को कैसा बनाया जाता है, लसलसा बनाया जाता है। एक बात और है कि जो लार होता है, इस लार का माध्यम कैसा होता है, क्षारीय माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है, क्षारीय। मतलब इस लार का पीएच होता है आपके 7.4। लार का पीएच कितना होता है, आपके 7.4 होता है। ये ध्यान में रखना कि लार का पीएच कितना होता है, आपके 7.4 होता है। ब्लड का भी पीएच कितना होता है, आपके 7.4 होता है। जो हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है, एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ यहाँ पे, इस रक्त की भी पीएच कितनी होती है, आपके 7.4। ये आपके पीएच का मान। कि लार की भी पीएच कितनी होती है, आपके 7.4, और ब्लड की भी पीएच कितनी होती है, आपके 7.4। तो लार क्या है, आपके एक क्षारीय है। ठीक है, इसका माध्यम कैसा होता है, क्षारीय। और लार में जो एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का नाम ध्यान में रखना, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, जो आपके लार में एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। हाँ, सही राम, टेस्ट होगा। ठीक है, लार में जो आपके एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। एक बार आप इन प्रोसेस को एक एक करके समझो। जो आपके एंजाइम है वो भी मैं आपको ट्रिक के द्वारा याद करवा दूंगा कि किस प्रकार से आपको उनको याद करना है। देखो, एक तो इस लार का माध्यम क्या हो गया, क्षारीय, और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। और जो आपके टाइलिन एंजाइम होता है ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इस प्रक्रिया को मैं समझाने के लिए आपको वापस इस डायग्राम पे लेकर चलता हूँ। जो आपके पाचन तंत्र का यहाँ पे डायग्राम था उस डायग्राम पर लेकर चलता हूँ कि सामने ये आपके सामने किसका डायग्राम है, पाचन तंत्र का। तो इस पाचन तंत्र में आप ध्यान में रखना कि आपको बस इतना याद रखना, एक वर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, CPF। क्या याद रखना आपको, CPF। C का मतलब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, P का मतलब हो जाएगा आपके प्रोटीन, और F का मतलब हो जाएगा फैट। फैट मतलब क्या हो जाएगा, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, CPF याद रखना। क्या याद रखोगे, CPF। इधर देखो, मैं वापस बता रहा हूँ आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ CPF याद रखना है। ये आपके ट्रिक बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, C का मतलब कार्बोहाइड्रेट, P का मतलब प्रोटीन, F का मतलब क्या हो जाएगा, वसा। कार्बोहाइड्रेट को आपको देना है 1 नंबर, प्रोटीन कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, और वसा को कितना नंबर देना है, 3 नंबर। इसी प्रकार आपके मुख है वहाँ पे आपको देना है 1 नंबर, जहाँ पे आपके अमाशय है वहाँ पे देना है आपको 2 नंबर, और जहाँ पे आपके छोटी आंत है वहाँ पे देना आपको 3 नंबर। ठीक है, थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, साफ आ जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा ना। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, 340 कर लो, वहाँ पे 240 मत रखो, 340 या 320 से वो कर लो, क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लो वीडियो की, अपने आप साफ दिखने लग जाएगा। देखो, CPF मतलब होता है, C का मतलब कार्बोहाइड्रेट, P का मतलब प्रोटीन, F का मतलब फैट मतलब वसा। तो 1 नंबर मैंने किसको दिया, कार्बोहाइड्रेट को दिया। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है, आपके मुख में हो जाता है। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे हो जाता है, मुख में हो जाता है। सेकेंड नंबर मैंने नाम दिया यहाँ पे प्रोटीन को।
पी मतलब क्या होता है आपके प्रोटीन होता है, ठीक है। पी मतलब क्या होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन को मैंने क्या नाम दिया है, यहाँ पे कितने नंबर दिए, 2 नंबर। तो प्रोटीन का पाचन आपके कहाँ पे होता है, यहाँ पे अमाशय में होता है। अमाशय को मैंने कितना नंबर दिया, 2 नंबर। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो गया, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे हो गया, अमाशय में। और देखो 3 नंबर पे यहाँ पे क्या आपके एफ मतलब वसा है, और यहाँ पे 3 नंबर मैंने किसको दिया, आपके छोटी आंत को दिया। किसको दिया है, छोटी आंत को। तो आपके वसा का पाचन कहाँ पे होगा, आपके छोटी आंत में हो जाएगा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है, और जो प्रोटीन होता है उसका पाचन अमाशय में होता है, और जो वसा होती है उसका पाचन कहाँ पे होता है, आपके छोटी आंत में होता है। सिर्फ याद रखो आप CPF, क्या याद रखोगे आप, CPF, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बात कर रहे थे हम जो लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि में आपके कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। यहाँ पे हमने टाइलिन एंजाइम की बात की थी कि जो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ये टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। भोजन में आपके जो प्रमुख अवयव होते हैं उनमें मेन कौन होता है, आपके एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और बाद में कौन सा होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन के बाद में कौन होती है, आपकी वसा। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो कहाँ पे हो जाता है, आपके मुख में हो जाता है, और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, अभी मैंने बताया था आपको, अमाशय में। और जो वसा होती है इसका पाचन कहाँ पे होता है, आपके छोटी आंत में होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको छोटी आंत, ये आपके जो लार ग्रंथि थी उसके बारे में बता दिया कि लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, माध्यम कौन सा होता है, और लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये इतना आप ध्यान में रखना। और लार ग्रंथि में जो टाइलिन एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लार ग्रंथि के बाद में अगली ग्रंथि हमारे कौन सी है, यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, यकृत। तो यकृत ग्रंथि के बारे में जो आपको फैक्ट याद करने, वो फैक्ट क्या याद करने कि ये एक मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर पूछे आपको कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, आपके लार ग्रंथि हो, ये आपके ये यकृत ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो कौन सी हो जाएगी अंतःस्रावी ग्रंथि, आपके थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो मानव शरीर में आपके जो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछे तो कौन सी हो जाएगी, यकृत। और अगर वहाँ पे आपको नाम दे कि अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, आपके थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। हाँ स्टूडेंट, वो जुड़ जाएंगे बाद में, देख लेंगे ना, एक बार आप समझ लो। यहाँ पे हो गया इतना कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, आपकी यकृत ग्रंथि। इसके बाद में ध्यान रखना है कि जो यकृत ग्रंथि होती है इसका वजन कितना होता है, आपके 1.2 से 1.5 kg होता है, मतलब 1.5 किलो तक क्या होता है इसका वजन। और इस यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं आपके लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। और हमारी आम भाषा में इसे क्या बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेजा। हम बोलते हैं ना कि कालजा, जो आपके कौन सा होता है, ये यकृत ग्रंथि वाला ही है, ठीक है। यकृत ग्रंथि को क्या बोलते हैं, जो यकृत का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कालजा या लीवर बोलते हैं। इतना आप फैक्ट ध्यान में रखना। अब जो यकृत ग्रंथि होती है वो आपके डायफ्राम के नीचे, मैंने अभी डायग्राम में बताया था, यकृत ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है, डायफ्राम के नीचे दाएं भाग में स्थित होती है, हमारे शरीर के दाएं भाग में स्थित होती है। तो ये यकृत ग्रंथि होती है आपके डायफ्राम के नीचे दाएं भाग में पाई जाती है। अब देखो जो आपके सामने ये यहाँ पे डायग्राम दिया गया यकृत ग्रंथि का, जो आपकी ये सारी ग्रंथि, ये कौन सी आपकी यकृत ग्रंथि, इसमें देखो 2 भाग है। एक तो ये इधर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, एक आपके इधर वाला भाग है ना, 2 भाग हो गए। तो मतलब इसकी 2 पालियाँ होती है। यकृत ग्रंथि की कितनी पालियाँ होती है, 2 पालियाँ। कौन कौन सी, एक तो ये हो जाएगी आपके दाईं पाली, दाईं तरफ है तो, और ये पाली कौन सी हो जाएगी, आपके बाईं पाली हो जाएगी, बाईं तरफ है तो बाईं पाली। 2 पालियाँ पाई जाती, एक तो आपके दाईं पाली और दूसरी कौन सी पाली हो जाएगी, आपकी बाईं पाली। जो आपके दाएं पाली होती है उस पाली में आपके एक हरे कलर का पित्ताशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पित्ताशय। पित्ताशय को इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, GALL ब्लैडर, BLADDR, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पित्ताशय पाया जाता है, ये कैसा होता है, आपके हरा कलर का होता है, ठीक है। और ये पित्ताशय के द्वारा ध्यान रखना किसका स्त्रावण किया जाता है, पित्त रस का। किसका स्त्रावण किया जाता है, पित्त रस का।
और ये पित्त रस आपके पाचन करता है, किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है, ध्यान रखना। वसा का पाचन कौन करता है? पित्त रस करता है। वसा को क्या करता है? छोटी छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देता है। वही आपके क्या कहलाता है? वसा का पायसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वसा का पायसीकरण। अगर एग्जाम में पूछे कि वसा का पायसीकरण किसे कहते हैं, मतलब जो पित्ताशय के द्वारा जो पित्त रस निकलता है, वो पित्त रस क्या करता है? वसा को छोटी छोटी बूंदों के रूप में या गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वसा का पायसीकरण बोलते हैं। यकृत ग्रंथि में क्या होती है? दो पालियां पाई जाती है, एक तो दाएं पाली हो गई, एक आपके बाएं पाली। ये आप डायग्राम नोट्स में बना लेना, इस डायग्राम को अच्छे से याद रखना और इस डायग्राम के द्वारा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये आपके दो पालियां हो गई। इसी के अंदर दाएं पाली के अंदर क्या पाया जाता है? आपके पित्ताशय पाया जाता है। अब ध्यान रखना, ये पित्ताशय के नीचे आपको जो हरे कलर की ये लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखो, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इस डायग्राम को, कि इस पित्ताशय के नीचे आपको ये हरे कलर की एक नली दिखाई दे रही है। ये नली, ये देखो, इसमें ये आगे जाकर के कहाँ पे खुलती है? कौन से भाग में? तो ध्यान रखना, ग्रहणी वाले भाग में खुलती है। जो मैंने कल आपको छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला भाग बताया था, उस ग्रहणी वाले भाग में कहाँ पे खुलती है? आपके पित्ताशय की जो नली होती है, पित्ताशय वाहिनी, पित्त वाहिनी बोलते हैं जिसे, वो नली आगे चल करके कहाँ पे खुलती है? आपके ग्रहणी वाले भाग में। ये डायग्राम में दिखाई दे रही है आपको पित्त वाहिनी, ये आगे चलकर कहाँ पे खुलती है? आपके ग्रहणी वाले भाग में खुलती है। तो पित्त रस कहाँ पे पहुँचता है? आपके ग्रहणी वाले भाग में, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये हो गई हमारी यकृत ग्रंथि। अब देखते हैं कि इस यकृत ग्रंथि का कार्य क्या होता है, कि यकृत ग्रंथि के कार्य क्या क्या है। सबसे पहला कार्य है इसका आपके पित्त रस का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? पित्त रस। अभी मैंने बताया था कि यकृत में क्या उपस्थित होता है? आपके पित्ताशय उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होते हैं? पित्ताशय, या जिसे गाल ब्लैडर कहते हैं। इस पित्ताशय के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? आपके पित्त रस का स्त्रावण किया जाता है। और पित्त रस किसका पाचन करता है? आपके वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर कार्य किसका? आपके यकृत का, कि पित्त का निर्माण करना। अगली यहाँ पे क्रिया आपके ग्लाइकोजेनेसिस। क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे 3 प्रोसेस लिखे, इन तीनों प्रोसेस है, इनको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, कि जो हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, मान लो हमने अधिक भोजन कर लिया, उस भोजन के द्वारा जो ग्लूकोज बनता है, अगर वो ग्लूकोज हमारे शरीर में अधिक मात्रा में है, तो उस ग्लूकोज को यकृत क्या करता है? अपने अंदर क्या कर लेता है? संग्रहित कर लेता है। अपने अंदर क्या कर लेता है? संग्रहित कर लेता है। और ये संग्रहित किस रूप में करता है? ध्यान रखना, ग्लाइकोजन के रूप में। ये आपके इतनी प्रोसेस है नहीं, मैं थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, वो भी आप पढ़ लेना। ठीक है, इतना आपके ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, इतना आपके नहीं दिया गया है, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे डिटेल से पढ़ा रहा हूँ यकृत के कार्य में। ठीक है, तो जो ग्लाइकोजेनेसिस होता है, मतलब क्या होता है कि जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है शरीर में क्या होता है? जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को यकृत क्या करता है? किस में परिवर्तित कर देता है? आपके ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने पास में संग्रहित कर लेता है। यही प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है, या ग्लाइकोजीनेसिस कहते हैं। शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं? आपके ग्लाइकोजन में परिवर्तित करते हैं। और ये ग्लाइकोजन के रूप में यकृत क्या करता है? इस भोजन को अपने पास में संग्रहित कर लेता है। अब मान लो कभी किसी कारण क्या हुआ कि हमें एक टाइम खाना नहीं मिला, तो वो यकृत क्या करता है? जो ग्लाइकोजन के रूप में उसने भोजन संग्रहित किया था, तो उस ग्लाइकोजन को क्या करता है? यकृत वापस किस में बदलेगा? आपके ग्लूकोज में बदलेगा। और ग्लूकोज के द्वारा हमें क्या प्राप्त होगी? एनर्जी प्राप्त होगी। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में जो बदलने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस है, यहाँ पे नाम देखना, ग्लाइकोजेनेसिस, और यहाँ पे क्या? ग्लाइकोजेनोलाइसिस है। दोनों में आप डिफरेंट समझना अच्छे से। इसमें जो 2 नंबर है, इसमें तो क्या होता है कि ग्लूकोज होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? आपके ग्लाइकोजन में। जबकि ग्लाइकोजेनोलाइसिस इसका विपरीत हो जाएगा। विपरीत मतलब क्या होगा? जो ग्लाइकोजन होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आपके ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। और यही प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाती है। इतनी प्रोसेस मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी।
अब जो फोर्थ नंबर जो प्रोसेस है उसको आप अच्छे से समझना कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में सेम ही आपके जो ऊपर पढ़े थे दो हमने उसी के आधार पे कि इस ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो वसा होती है और जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल, वसा और जो एमिनो अम्ल होते हैं, ये एमिनो अम्ल और वसा ही क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। यही प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है, ग्लूकोजिनोसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, इतनी प्रोसेस आप इनके अंदर ध्यान में रखना। एक बार आपको ये 3 प्रोसेस यहाँ पे समझ में आ गई तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि सर इतनी प्रोसेस आपको समझ में आ गई है। आप तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, जो कमेंट कर सकते हैं वो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर ये 3 प्रोसेस आपको समझ में आ गई तो कमेंट करके बता दीजिए। जो भी लाइव है कमेंट करना आता है जिसको, नहीं तो फिर मैं अगले टॉपिक की ओर चलता हूँ आपके। चलो तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, आप आंसर दे देना बाद में। अब देखो, हमने इसके जो यकृत होता है उसके कितने कार्य पढ़ लिए, 4 कार्य पढ़ लिए। जो हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन ए होता है, इस विटामिन ए का संश्लेषण भी कौन करता है, आपके यकृत करता है। कौन करता है, यकृत। विटामिन ए का संश्लेषण पूछे तो विटामिन ए का संश्लेषण भी कौन करता है, आपके यकृत करता है। अगला होता है एक हिपेरिन पदार्थ। यहाँ पे बता देता हूँ कि हिपेरिन पदार्थ क्या होता है। कि आपने कभी ऐसा सोचा भी होगा, कभी अनुमान भी लगाया होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो इन रुधिर वाहिनियाँ होती है आपके, जो दिखाई देती है यहाँ पे छोटी छोटी नलिकाएं, इन रुधिर वाहिनियों में जब रक्त बहता है तो वो कभी भी थकता नहीं है, मतलब रुकता नहीं है, जमता नहीं है, वो कभी भी देखो बहता रहता है ना। तो वो क्यों बहता रहता है, ऐसा किस कारण होता है, तो उसमें एक पदार्थ पाया जाता है। वो कौन सा पदार्थ होता है, आपके हिपेरिन। और हिपेरिन पदार्थ के कारण हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका कभी भी उन रक्त वाहिनियों में थक्का नहीं जमता, वो लगातार बहता रहता है। तो इस हिपेरिन पदार्थ का निर्माण भी कौन करता है, आपके यकृत करता है। कौन करता है, यकृत। मुझे आशा है कि आपको ये भी समझ में आया होगा टॉपिक यहाँ पे हिपेरिन वाला जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, अगला यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है वो कौन करता है। कि अभी जब हम वयस्क मतलब हम बड़े हो गए, तो इस समय हमारे शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है या आरबीसी का निर्माण समझ लो, ये आरबीसी का निर्माण करते हैं आपके बोन मैरो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा कहाँ पे पाई जाती है, आपकी जो लंबी लंबी शरीर में हड्डियाँ होती है, हाथ और पैर की हड्डियों के बीच में एक आपके अस्थि मज्जा पाया जाता है। ठीक है, ऊतकों का समूह पाया जाता है। इस अस्थि मज्जा के द्वारा ध्यान रखना किसका निर्माण होता है, आपके आरबीसी का निर्माण होता है। वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, आपके बोन मैरो में होता है। इतनी डिटेल्स एक बार आप ध्यान में रखना। और जब हम भ्रूणा अवस्था में थे, भ्रूणा अवस्था मतलब जब माँ के पेट में थे, एक आपके गर्भवती महिला के पेट में जब शिशु रहता है, उस समय रक्त का निर्माण होता है आपके यकृत में होता है। कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। ये ध्यान में रखना कि यकृत में किसका निर्माण होता है, रक्त का निर्माण या आरबीसी का निर्माण। रक्त का निर्माण या आरबीसी का निर्माण रक्त में कब होता है, और ये रक्त में निर्माण होता है आपके भ्रूणा अवस्था के समय। भ्रूणा अवस्था के समय, तो भ्रूणा अवस्था के समय रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, आपके यकृत में। जबकि वयस्क अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, आपके अस्थि मज्जा में। ये दोनों डिफरेंस आप यहाँ पे ध्यान में रखना। तो अगला हमारा जो कार्य है इसमें वो कहाँ क्या है, इसमें 7 नंबर पॉइंट कि भ्रूणा अवस्था में समय यकृत में रुधिर का निर्माण होता है। और जब वयस्क होते हैं तो यकृत की जो कुफर कोशिका पाई जाती है, ध्यान रखना, यकृत में विशेष प्रकार कोशिका पाई जाती है जिन्हें कुफर कोशिका कहते हैं। ये कोशिका क्या करती है, आपके आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये आपके यहाँ पे कार्य हो गए, किसके कार्य, यकृत के कार्य। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो, इनके बारे में कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो मैं आगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया आपके एक तो लार ग्रंथि के बारे में, एक पढ़ लिया हमने यकृत ग्रंथि के बारे में। अगली जो ग्रंथि है वो ग्रंथि है आपके अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, आपकी अग्नाशय ग्रंथि, या जिसे पेनक्रियाज भी कहते हैं।
ठीक है। अब देखो इस पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा हम डिटेल से और अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे कि पैनक्रियाज ग्रंथि क्या है, किस प्रकार की ग्रंथि होती है। तो यहाँ पे देखना आप पैनक्रियाज मतलब जो अग्नाशय ग्रंथि है, सबसे पहले आपके लार ग्रंथि पढ़ ली, यकृत ग्रंथि पढ़ ली। अब कौन सी अगली आपकी अग्नाशय ग्रंथि। इस अग्नाशय ग्रंथि को यहाँ पे ध्यान में रखना, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। मतलब क्या होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और आपके बहिःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। अब यहाँ पे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी से क्या मतलब है, आप पूछोगे सर कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी से ये मतलब है कि अंतःस्रावी में क्या होता है कि जो आपकी ग्रंथियाँ होती है वो अपने रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किसमें करती है? रक्त में करती है। और रक्त के माध्यम से जो रासायनिक पदार्थ होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है। अब पूछोगे सर कि ये आपके बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि में जो आपके रासायनिक पदार्थ है इनका स्त्रावण आपकी नलिकाओं में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नलिकाओं में। रक्त में इनका प्रवाह या इनका स्त्रावण नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी हो गया। अब देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन। जबकि आपके जो बहिःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। ये आप इतनी प्रोसेस यहाँ पे ध्यान में रखना कि अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि, और ये अंतःस्रावी का भी कार्य करती है और बहिःस्रावी का भी कार्य करती है। तो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से अंतःस्रावी और बहिःस्रावी के बारे में बता दिया कि अंतःस्रावी क्या होता है और बहिःस्रावी क्या होता है। अब जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि की स्थिति देख लो आपके कहाँ पे है कि ये जो ऊपर वाला भाग है, ये भाग तो आपके कौन सा भाग है? अग्नाशय का, ये अमाशय का भाग है। ये पूरा कौन सा आपके? अमाशय। और ये कौन सा भाग हो गया? आपके ग्रहणी का भाग। इस ग्रहणी और अमाशय के बीच में ये आपको संरचना दिखाई दे रही होगी। ये संरचना आपके किसकी हो जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि की हो जाएगी। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये किसकी संरचना हो जाएगी? आपके अग्नाशय ग्रंथि की। ठीक है, ये संरचना किसकी हो गई? आपके अग्नाशय ग्रंथि की संरचना हो गई। तो अब अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा देखते हैं कि कौन से हार्मोन और कौन से एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना कि अगर अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन और कौन से आपके एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है। तो मैं इसको थोड़ा आपके डिटेल से बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ध्यान रखना, जो आपके अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये अग्नाशय ग्रंथि आपके एक तो अल्फा कोशिका पाई जाती है इसमें, एक आपके बीटा कोशिका पाई जाती है। एक तो कौन सी कोशिका होती है? आपकी अल्फा कोशिका। एक होती है आपकी बीटा कोशिका होती है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, जो अल्फा कोशिका होती है वो आपके ग्लूकागोन का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है अल्फा कोशिका? ग्लूकागोन का। ग्लूकागोन का स्त्रावण करती है। जबकि जो बीटा कोशिका पाई जाती है इस अग्नाशय में, वो आपके इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है? इंसुलिन हार्मोन। अब पूछोगे सर कि इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि इंसुलिन हार्मोन का ये कार्य है कि ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि जो हमारे रक्त में ग्लूकोज है, हमारे रक्त में क्या उपस्थित है, जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को क्या करता है? आपके कंट्रोल में रखता है। जो शर्करा है ये ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को नियंत्रण में रखने का कार्य कौन करता है? आपके इंसुलिन करता है। अब आप पूछोगे सर ये अगर मान लो इंसुलिन नहीं हुआ हमारे शरीर में तो क्या होगा? तो क्या होगा कि हमारे रक्त में इस ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर पूछोगे सर इस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा? तो मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अगर हमारे शरीर में इस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो रक्त में क्या होगी? किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी।
और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो एक रोग होता है, और उस रोग को क्या बोलते हैं आपके डायबिटीज़ रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ या जिसे हम मधुमेह रोग भी कहते हैं या हम शुगर भी कह सकते हैं, ये आपके कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज़ या मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी होने पे कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़ या मधुमेह रोग। अब आप पूछोगे सर इनमें क्या करना चाहिए? मान लो मधुमेह रोग कोई भी रोगी है तो वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा कि अपने पास में एक इंजेक्शन रखता है, और वो इंजेक्शन कौन से हार्मोन का होता है? आपके इंसुलिन हार्मोन का होता है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या कार्य करेगा कि जो आपके रक्त में जो ग्लूकोज है उसके स्तर को क्या कर देगा? आपके कम कर देगा। उसके स्तर को क्या कर देगा? आपके कम कर देगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इन जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, उन हार्मोनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से बता दिया है। फिर अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो आपके एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, उन एंजाइमों को भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक ध्यान रखना आपको ट्रिक PCF। क्या याद रखना है? PCF। P का मतलब हो जाएगा प्रोटीन, C का मतलब कार्बोहाइड्रेट, F मतलब फैट मतलब वसा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसी के नीचे आपको याद रखना है TAL। क्या याद रखना है? TAL मतलब क्या हो जाएगा? जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का पाचन करने वाला एक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का नाम है आपके ट्रिप्सिन। क्या है एंजाइम का नाम? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? आपके प्रोटीन का पाचन करता है। अगली बात करते हैं यहाँ पे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम करता है। ध्यान रखना, मुख गुहा में पूछे कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो वहाँ पे आपको कौन सा एंजाइम करना है? टाइलिन एंजाइम करना है। कौन सा एंजाइम करना है आपको? टाइलिन एंजाइम करना है। और अगर आपको गृहिणी में पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो कौन सा एंजाइम करेगा? आपके एमाइलेज एंजाइम करेगा। और अगली जो वसा होती है, इस वसा का जो पाचन करता है वो एंजाइम होता है आपके लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज एंजाइम। ये आपको मेन एंजाइम ध्यान रखने। ये किसके द्वारा निकलते हैं? आपके अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। तो मैंने यहाँ पर आपको अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में डिटेल से बता दिया, और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो एंजाइम निकलते हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से बता दिया। अब आगे आते हैं आपके एंजाइम। सारी एक सारणी है, उन सारणी के द्वारा हमें एंजाइम याद करने कि कहाँ पे कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है और वो क्या कार्य करता है एंजाइम। ठीक है, तो वो जो भी एंजाइम है उनकी मैं आपको सारणी बता रहा हूँ यहाँ पे। उस सारणी के द्वारा आपको क्या करना है? सारे एंजाइम याद में रखने। ये आपके सामने एक सारणी है। अब देखो इस सारणी में आपके सबसे पहले है जो ग्रंथि कौन सी? लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि कहाँ पे उपस्थित होती है? आपकी मुख में उपस्थित होती है, मुख गुहा में बक्कल कैविटी में उपस्थित होती है। तो लार में देखो यहाँ पे स्रावित एंजाइम कौन सा हो जाएगा? आपके टाइलिन। कौन सा? एमाइलेज नहीं करना है यहाँ पे, आपको सिर्फ टाइलिन करना है। कौन सा करना है? टाइलिन। तो टाइलिन किसका पाचन करता है? आपके स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का, और किस में परिवर्तित कर देता है? आपके माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और इसका कार्य स्थल मतलब एंजाइम कहाँ पे कार्य करता है? आपके मुख गुहा में ही कार्य करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन कहाँ पे होता है? आपके मुख गुहा में। कौन से एंजाइम के द्वारा? टाइलिन एंजाइम के द्वारा। अगली बात करते हैं अमाशय। अमाशय में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अमाशय होता है, यहाँ पे समझ लो कि जो अमाशय होता है, अमाशय में जो आपके कोशिका भित्ति की जो कोशिका पाई जाती है उनके द्वारा एक तो श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है, श्लेष्मा के अलावा एक आपके HCl का स्त्रावण किया जाता है, HCl के अलावा एक आपके पेप्सिनोजन का स्त्रावण किया जाता है। किसका स्त्रावण किया जाता है? पेप्सिनोजन का स्त्रावण किया जाता है। अब ध्यान रखना, पेप्सिनोजन पहले तो क्या होता है? निष्क्रिय। जैसे ये पेप्सिनोजन इस HCl के साथ में मिलता है तो ये क्या बना लेता है? आपके सक्रिय पेप्सिन बना लेता है। क्या बना लेता है? सक्रिय पेप्सिन। और ये सक्रिय पेप्सिन किसका पाचन करता है? आपके प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन करता है? आपके प्रोटीन का पाचन करता है। इतनी प्रक्रिया यहाँ पे समझ में आ गई। अब जब हम क्या होते हैं? छोटे होते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं? खाना तो खाते नहीं, क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। क्या पीते हैं? दूध। तो दूध में एक आपके प्रोटीन उपस्थित होती है। वो कौन सी प्रोटीन होती है? आपके कैसिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन? कैसिन। कैसे याद रखना है इसको कि दूध होता है वो किससे प्राप्त करते हैं? हम गाय या भैंस से प्राप्त करते हैं। ज़्यादातर गाय या भैंस कौन रखते हैं? आपके किसान आदमी रखते हैं। कौन से रखते हैं? किसान आदमी।
तो किसान से क्या बन जाएगा, आपके कैसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैसिन। ठीक है, किसान से क्या बन जाएगा, कैसिन बन जाएगा। तो कैसिन प्रोटीन होते हैं। इस कैसिन प्रोटीन का जो पाचन है वो पाचन एक एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रेनिन। कि किसान से क्या बन गया, आपके कैसिन। अब दूध कौन पिएगा, जो आर्मी की दौड़ करते हैं, दौड़ने वाले को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। दौड़ने वाले को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रनर। रनिंग, उस रनर से आपको क्या करना है, रेनिन करना है। क्या करना है, रेनिन। दौड़ने वाला हमेशा क्या पीता है, दूध, और दौड़ने वाले को क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। तो रनर से आपको क्या करना है, रेनिन। तो जो किसान से हो गया कैसिन, और दौड़ने वाले जो रनिंग से हो गया आपके रेनिन हो गया। तो कैसिन प्रोटीन होते, इस कैसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, आपके रेनिन एंजाइम करता है। और इस कैसिन को किस में परिवर्तित कर देता है, आपके पैरा कैसिन में परिवर्तित कर देता है। तो अमाशय में आपके किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और दूध का पाचन होता है। इतना मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से बता दिया। अब वापस चलते हैं हमारे एंजाइम की ओर, कौन कौन से एंजाइम थे उनके बारे में। अब देखो यहाँ पे जो एंजाइम थे उनकी बात करते हैं वापस, कि आपके सामने ये जो सारणी है इसमें देखो एंजाइम दिया हुआ अगला आपके अमाशय है, कि अमाशय होता है जठर रस। इसमें एक तो आपके पेप्सिन, पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। कार्यस्थल भी कहाँ पे, अमाशय। रेनिन का मैंने बता दिया कि रेनिन एंजाइम किसको, कैसिन को किस में परिवर्तित करता है, आपके पैरा कैसिन में। अभी मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अगला है आपके अग्नाशय ग्रंथि के, मैंने अभी पीछे जो अग्नाशय ग्रंथि पढ़ाई थी उस समय इसके एंजाइम बता दिए। एक तो आपको एमाइलेज याद रखना है, एक ट्रिप्सिन याद रखना है, एक आपको लाइपेज याद रखना है। ये बाकी वाले दो आपको याद नहीं रखने। तो जो एमाइलेज होता है वो किसका पाचन करता है, आपके स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन होता है वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। और जो लाइपेज होता है वो किसका पाचन करता है, आपके वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो मैंने ट्रिक बताई थी इसकी कैसे याद रखना है, आपको PCF याद रखना है। P से हो जाएगा प्रोटीन, C से कार्बोहाइड्रेट और F से क्या हो जाएगा, वसा। और इसी के नीचे आपको क्या लिखना है, TAL। क्या लिखना है, TAL। T से हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करेगा, आपके F मतलब फेट, फेट मतलब वसा का पाचन करेगा। तो ये यहाँ पे आपके अग्नाशय के एंजाइम पूरे होते हैं। और अगले है आपके आंतरीय रस। आंतरीय रस मतलब जो आंत से निकलते हैं, बहुत ही आसान है, बस नाम से आप इनको याद रखना। ठीक है, नाम से कैसे याद रखना है, जिस प्रकार आपके माल्टेज है, माल्टेज एंजाइम किसको परिवर्तित करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में। देखो माल्टोज है तो कौन सा एंजाइम, माल्टेज। लैक्टोज है तो कौन सा एंजाइम काम में आ जाएगा, लैक्टेज। सुक्रोज है तो कौन सा एंजाइम काम में आ जाएगा, सुक्रेज। यहाँ पे वसा है, वसा क्या बोलते हैं, लिपिड, तो लिपिड से क्या हो जाएगा, लाइपेज। ये आपको 4 एंजाइम यहाँ पे याद में रखने हैं, बाकी वाले एंजाइम आपको याद नहीं रखने हैं। तो इन 4 एंजाइमों को आप याद कर लेना अच्छे से, और डायरेक्ट ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, आपके ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, एक यकृत ग्रंथि रह गई। यकृत ग्रंथि के बारे में बताया था मैंने कि यकृत में क्या पाया जाता है, आपके पित्ताशय। पित्ताशय के द्वारा क्या निकलता है, पित्तरस। और ये पित्तरस किसका पाचन करता है, आपके वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस होती है, सारे एंजाइमों की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। और जो अब भोजन के जो पाचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, वो प्रक्रिया हम पढ़ेंगे, हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो हम पढ़े थे जो पाचन की ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा था, लार ग्रंथि के बारे में, यकृत ग्रंथि और आपके अग्नाशय ग्रंथि। इसके अलावा जो भी आपके सारे यहाँ पे ये एंजाइम दिए हुए, इन एंजाइमों को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। मैंने अच्छी तरीके से आपको इनको समझा दिया है। शायद मुझे नहीं लगता कि आपको 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत होगी। एक बार आपने अगर इनको अच्छे से देख लिया तो ये सारे एंजाइम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है मैं इसी को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और जो बाकी का जो प्रोसेस होगा भोजन के पाचन की, वो हम प्रोसेस कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो कल सारे लाइव आ जाना, 7:30 बजे क्लास होगी। और इस वीडियो को आगे शेयर कर देना, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।